इन योर टेक्स्ट बुक इट इज द थर्ड टॉपिक. इसके लिए पहले मुझे कुछ कंसेप्ट बताने पड़ेंगे. फर्स्ट आई विल हैव टू मेक यू रिवाइज द थिंग्स व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट लेक्चर. कॉस्ट का याद है? कॉस्ट के मैंने क्या बताया था? सबसे पहले कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस incurred to produce and to sell the goods. Cost incurred to produce and cost incurred to sell. Costs can be divided into two parts. मैंने बताया था, direct cost, indirect cost. तुम लोग याद है? तुम लोग मुझे आंसर दो इसका. डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट. याद है? और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम ओवरहेड्स. इस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट होते हैं. व्हाट आर दोस थ्री पार्ट्स? डायरेक्ट मटेरियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. What is the second cost? Direct wages. Third, direct expenses. Correct? ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसको डिराइव करने का एक इक्वेशन मैंने सिखाया था, वो मैं वापस बता देता हूं. अगर मैं तुम लोगों को पूछता हूं कि ओपनिंग रॉ मटेरियल, या मैं इधर लिखता हूं, ओपनिंग रॉ मटेरियल हम लोग के पास 100 केजीज था, हम लोगों ने परचेस किया 1000 केजीज और क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो गया 200 केजीज. इतना बच गया. सो हाउ मच रॉ मटेरियल आई हैव कंज्यूम्ड इन माय फैक्ट्री? थोड़ा टफ है ये. कितना होगा? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100 केजीज पहले से था, और मैंने कितना परचेस किया? 1000 और खरीदा. सो कितना हो गया? 1100 हो गया. 1100 में से कितना बच गया? 200 स्टिल विथ मी. सो हाउ मच आई हैव यूज्ड? 900 केजीज यूज्ड. सो इसके लिए ये सबको ऐड किया क्या? किसको ऐड किया, किसको माइनस किया? ओपनिंग में परचेस क्या होगा और क्लोजिंग याद है? अच्छा, इसमें तो इक्वेशन क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. लेकिन अगर एक और पॉइंट मैंने बताया था, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये क्या करेंगे बताओ? परचेसेस में ऐड. इसका मैंने एग्जांपल लिया था, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी. याद है ऐसे पॉइंट्स? ऑल दोस एक्सपेंसेस, इवन ऑक्ट्रॉय, ऑल दोस एक्सपेंसेस इंकर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ये हमने किया था. Then indirect cost या overheads according to place, according to functions, it can be bifurcated into three parts. Factory overheads, office and administration overheads, selling and distribution overheads. याद है? तो पहले easier examples like factory rent किधर आएगा? ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट, पावर, अकाउंटेंट सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिर मैंने टैक्स का एग्जांपल लिया था. मैंने बोला था जैसे परचेज टैक्स किधर आएगा? परचेज टैक्स, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. सेल्स टैक्स, selling and distribution. Then excise duty, it is a tax on production, और प्रोडक्शन कहां पर होता है? सो एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री ओड में आएगा. और इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड. याद है ये? ओके. देन मैंने उसी को मैं और आगे बता रहा हूं. इसमें ये सब तो हमने स्टार्टिंग में किया था. एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन यू वन कंसेप्ट जिसको मुझे अभी डिटेल में समझाना है. कॉस्ट में सिर्फ वही एक्सपेंस आता है विच आर एक्सपेंस इंकर टू प्रोड्यूस
एंड एक्सपेंस इंकर टू सेल. एनी एक्सपेंस इंकर टू प्रोड्यूस कॉस्टिंग में आता है. एनी एक्सपेंस इंकर टू सेल कॉस्टिंग में आता है. इट ऑटोमेटिकली मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल वो कॉस्टिंग में नहीं आता है. सो पहले मैं वापस समझाता हूं कि क्या क्या आता है फिर क्या नहीं आता है. टेल मी, मटीरियल, रॉ मटीरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस के टू सेल, so it is an expense to produce. Wages is given to the worker to produce or to sell. Wages क्यों देते हैं? So that they can produce. तो ये भी cost to produce है, ये वाला पार्ट है. डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल लेता है रॉयल्टी. याद है रॉयल्टी? मैंने एक कार का एग्जांपल लिया था कि हम लोग मारुति कंपनी की कार का डिजाइन कॉपी करना चाहते हैं. सो कैन वी डायरेक्टली कॉपी द डिजाइन? सो वी हैव टू टेक देयर परमिशन. सो फॉर दैट वी हैव टू गिव देम रॉयल्टी. वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है. सो इवन दैट रॉयल्टी इज पेड टू प्रोड्यूस द कार, सो इट इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस. फैक्ट्री इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू सेल? प्रोड्यूस. ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉस्ट टू सेल. यहां तक ठीक है. ऑफिस इट इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस ऑल्सो एंड अ कॉस्ट टू सेल. दोनों होता है. कैसे? मैं बताता हूं. ऑफिस क्यों मेंटेन करते हैं? अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूं. चलो, डायरेक्टर्स कहां बैठते हैं? सो वहां पे डिसीजन लेते हैं खाली प्रोडक्शन का ही ना. सेल रिलेटेड डिसीजन भी उधर ही लेते हैं. मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन मतलब कहां पे फैक्ट्री नहीं स्टार्ट करनी है, क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, कौन से सप्लायर्स होने चाहिए, वो सब का डिसीजन ऑफिस में ही होगा. अच्छा, कहां पर बेचना है, किधर नया शोरूम ओपन करना है, क्या प्राइस पे सेल करना चाहिए, ये सब डिसीजन भी हम लोग ऑफिस में बैठ के लेंगे. सो ऑफिस में दोनों से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं. अच्छा, अकाउंट्स भी कहां पर लिखते हैं? सो खाली फैक्ट्री का अकाउंट्स ऑफिस में लिखेंगे? इवन सेल्स का रिलेटेड अकाउंट्स भी ऑफिस में लिखेंगे कि नहीं? अकाउंटेंट तो एक जगह बैठ के सब लिखेगा. सो टेल मी, ऑफिस इज हेल्पिंग ओनली फैक्ट्री के, ओनली शोरूम के, बोथ? तो ऑफिस में जो भी खर्चा होता है दैट इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस ऑल्सो एंड अ कॉस्ट टू सेल. बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो वी जनरली एज्यूम इट एज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस. सो मतलब आउट ऑफ द 6 कॉस्ट्स, ये जो 5 कॉस्ट्स है, दिस आर ऑल कॉस्ट टू प्रोड्यूस. और कॉस्ट टू प्रोड्यूस आना चाहिए. एक ही कॉस्ट, दिस इज अ कॉस्ट टू सेल द गुड्स. तो ये कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू सेल भी आना चाहिए. सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स एनी कॉस्ट विच इज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल, वो नहीं आना चाहिए. अब देखते कौन सा नहीं आना चाहिए. फर्स्ट, dividend paid. You tell me, dividend is given to whom? To produce the goods, to sell the goods. So neither to produce, तो वो नहीं आएगा. सेकेंड, अगर हम लोगों ने डोनेशन दिया है हॉस्पिटल को, 10 लाख रुपीज डोनेशन दिया, इज दैट डोनेशन गिवन टू प्रोड्यूस आवर गुड्स? इज दैट डोनेशन गिवन टू सेल आवर गुड्स? सो नाइदर टू प्रोड्यूस, तो ये भी नहीं आएगा. थर्ड, टेल मी, एक्साइज ड्यूटी is a tax to produce, means it is a cost to produce. तो बताओ कॉस्टिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए. कॉस्ट टू प्रोड्यूस आना चाहिए. तो कहां पर आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है. ठीक है, ये आता है. सेल्स टैक्स इज अ टैक्स टू सेल द गुड्स, मीन्स इट इज अ कॉस्ट टू सेल द गुड्स. तो कॉस्टिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो कहां पर लिखते हैं हम लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं. इज इनकम टैक्स अ टैक्स टू प्रोड्यूस द गुड्स? इज इट अ टैक्स टू सेल द गुड्स?
सो इनकम टैक्स इज नाइदर टू प्रोड्यूस, तो कॉस्टिंग में नहीं आता है। और लास्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ। ये क्या होता है मैं समझाता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मीनिंग मालूम है तुम लोगों को? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये तुम लोग को सिखाया है दीपेश ने। हाँ तो बताओ क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या? हाँ तुम लोग को, मुझे मालूम है, याद है तुम लोग को? जैसे क्या क्या खर्चा बताओ। हाँ अभी जगह मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिंट कराना पड़ता है, उसके लिए लॉयर को अप्रोच करना पड़ता है या कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच करना पड़ता है, उसका चार्जेस। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बराबर, स्टैम्प ड्यूटी ये सब भरनी पड़ती है, वो सब खर्चा। तो जो भी खर्चा लगता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ऑल दोस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ अंडरस्टैंड, इन द बैलेंस शीट प्लांट एंड मशीनरी आता है, डिलीवरी वैन भी आता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। टेल मी, एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सबको पता है। ये कौन सा है? टेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। प्लांट एंड मशीनरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स के टू सेल द गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी यूज करते टू प्रोड्यूस, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा दैट इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस। तो बताओ कॉस्टिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो कहां पर लिखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? फैक्ट्री वर्ड्स में लिखते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस। डिलीवरी वैन इज यूज टू, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है दैट इज अ कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्टिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो कहां पर लिखते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं। टेल मी, ये जो फॉर्मेशन एक्सपेंस लगा, अब पहले इसमें ये समझो, टेंजिबल एसेट है ना डेप्रिशिएट होता है। टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है ना उसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं राइट ऑफ या अमोर्टाइज। अमोर्टाइजेशन सुना है वर्ड? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमोर्टाइज होता है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ होता है। सिमिलरली गुडविल भी, गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता है, गुडविल अमोर्टाइज होता है या गुडविल राइट ऑफ होता है। सो इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होता है और टेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होता है। सो बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, उसका डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस, तो फैक्टर्स में आता है। बिकॉज डिलीवरी वैन इज यूज्ड टू सेल, तो उसका डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट टू, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। Primary expense, that formation expenses, is that incurred to produce the goods? Is that incurred to sell the goods? So it is neither used to produce, neither to, तो उसका जो write off होगा वो neither to produce and not to sell है, तो इसलिए कॉस्टिंग में नहीं आएगा। सिमिलरली एक और कौन सा इंटेंजिबल एसेट है? अभी एक और मैंने डिस्कस किया इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, वो भी तो इंटेंजिबल एसेट है, तो वो भी डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो भी क्या होगा? राइट ऑफ, वो भी नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और भी पॉइंट्स है लेकिन पहले ये समझ लो, आउट ऑफ दिस 6 कॉस्ट, विच कॉस्ट आर कॉस्ट टू प्रोड्यूस? मटीरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, वेजेस इज गिवन टू द वर्कर टू प्रोड्यूस, एक्सपेंस लाइक रॉयल्टी इज गिवन टू द वर्कर टू, सॉरी गिवन टू द मारुति कंपनी, लाइक जैसे मैंने बताया, टू प्रोड्यूस, फैक्ट्री इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, ऑफिस इज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर सेलिंग, क्योंकि दोनों काम उधर ही होते हैं, लेकिन कुछ नहीं बताते तो वी एज्यूम इट इज अ कॉस्ट टू। So out of the 6, the first 5 costs are cost to produce. खाली selling and distribution is a cost to. So मैंने बताया था costing में first lecture में भी बताया था, cost means only expense to produce and to, so cost to produce and cost to sell आना चाहिए। It automatically means any cost neither to produce nor to sell वो costing में, तो ये 4 पॉइंट समझा। Tell me, you dividend, वापस स्टार्टिंग से, dividend is given to shareholders to produce your goods or to sell the goods, so neither to produce, तो नहीं आता है। डोनेशन दिया टेंपल को या हॉस्पिटल को, टू प्रोड्यूस आवर गुड्स, टू सेल आवर गुड्स,
So neither to produce nor to sell. Income tax is given to produce the goods. Is it given to sell? No. So it is neither to produce nor to sell. कौन सा टैक्स होता है टैक्स टू प्रोड्यूस? एक्साइज ड्यूटी. इट इज अ टैक्स टू प्रोड्यूस मींस कॉस्ट टू प्रोड्यूस. वो आना चाहिए तो वो आता है फैक्टर में. विच इज अ टैक्स टू सेल? सो इट इज अ कॉस्ट टू सेल तो वो आना चाहिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. इनकम टैक्स नाइदर फॉर प्रोड्यूसिंग नॉर फॉर सेलिंग इसलिए नहीं. टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होता है और इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होता है या अमोर्टाइज होता है. प्लांट एंड मशीनरी इज यूज टू तो उसका डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट टू तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहां पर आता है? डिलीवरी वैन इज अ यूज टू सेल तो उसका डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट टू तो कॉस्टिंग में आना चाहिए. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस इज दैट इनकम टू प्रोड्यूस द गुड्स? इज दैट इनकम टू सेल द गुड्स? तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करते उसको राइट ऑफ करते हैं. इट इज नाइदर टू प्रोड्यूस तो वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. ये 4 पॉइंट समझना. तो हम लोग ये जो पार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दो अमाउंट्स विच आर इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग. कॉस्टिंग में लिखते ही नहीं है. फर्स्ट पार्ट क्या था? ये. सेकेंड पार्ट अमाउंट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर. जो कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता. तो उसके लिए पहले यह समझो कि जो अमाउंट कस्टमर से रिकवर हो सकता है वो कॉस्टिंग में आता है. पहले वो समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि जो रिकवर नहीं हो सकता है वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. चलो मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं. तुम लोग खुद ही आंसर दे दोगे वो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब जैसे लेट्स से इन द क्लासेस लाइन लेता हूं जल्दी समझ में आएगा. यू आर द कस्टमर. जो भी हम लोग का खर्चा होता है डू वी रिकवर इट फ्रॉम यू? कि हम लोग खुद बेयर करते हैं? ऐसा देख के लगता है हम लोग को कि हम लोग तुम लोग से चार्ज करते होंगे. ठीक है. तो मैं ना कैसे चार्ज करते हैं हम लोग? तो फीस वर्कआउट कब करते हैं हम लोग? साल के एंड में कि साल के स्टार्ट में? क्या ऐसा होता है कि पहले हम लोग बोलते पूरा साल पढ़ लो लास्ट में फीस बताएंगे हम लोग? ऐसा होगा? सो पहले फीस बतानी पड़ती है. तो कैलकुलेशन हम लोग को ईयर एंड पे करना पड़ेगा कि ईयर स्टार्ट में? ईयर स्टार्ट में. अब अगर मैं बोलता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं बताना कैसे फीस डिराइव होती है. जो खर्चे प्लस प्रॉफिट क्योंकि इट इज नॉट अ सोशल एक्टिविटी सो वी हैव टू चार्ज प्रॉफिट ऑल्सो. सो अगर मैं हम लोग को बोलता हूं मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं समझो बुक्स का 1000 रुपीज, फैकल्टी कॉस्ट से 4000, क्लासरूम रेंट से 2000, इलेक्ट्रिसिटी 1000. ठीक है. एंड से एडवर्टाइजमेंट से 3000, काउंसलर्स सैलरी 1000. ठीक है. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स 2000, प्रॉफिट चाहिए 4000. सो बताओ फीस मतलब हमारे लिए सेलिंग प्राइस. समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो फीस कैसे डिराइव होगा? कैन वी चार्ज दिस टू यू? फैकल्टी कॉस्ट लॉस ऑन शेयर्स मतलब मैं साइड बाय साइड शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो 2000 रुपए का लॉस हुआ तो मैं चाहता हूं वो तुम लोग भरो. इसके लिए मैं तुम्हारी फीस में ऐड करने की सोचता हूं. सो यू विल बी रेडी टू पे इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड मीट मी आफ्टर द लेक्चर. बोलो. इतना सब ये सब चीज मतलब ऐड करके मैं इधर सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं. बराबर है ना? सो बताओ क्या क्या चीज मैं तुम लोग से रिकवर कर सकता हूं? बुक्स का कॉस्ट, फैकल्टी का कॉस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, काउंसलर सैलरी, ये रिकवर कर सकता हूं. सो और प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट रिकवर कर सकता हूं. सो व्हाट विल बी माय फीस? 1000 प्लस 4 5
प्लस 2 7 प्लस 1 8 11 12 और 16,000 विल बी माई फीस। ये वाला पार्ट नहीं रिकवर कर सकता। तो जो कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब उसके अंदर कॉस्ट लिखना है प्लस प्रॉफिट करके सेल्स लाना है। तो बताओ इस कॉस्ट स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ कॉस्ट के नहीं करेंगे? सो दिस इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग। क्या क्या रिकवर हो सकता है? ये सब रिकवर हो सकता है, इसलिए वो कॉस्ट में आता है। जो चीज रिकवर नहीं हो सकता है वो सब कॉस्ट में। तो जैसे इधर फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। इज दिस क्लियर? सिमिलरली लॉस बाय फायर, टेल मी, मतलब ऐसे मेरा टोटल फीस है 16,000, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि है ना, समझो थोड़े टाइम पहले एक फायर है टेकन प्लेस, उसके वजह से हम लोग को 40,000 का लॉस हुआ। समझो 40 स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं 40,000 तुम लोग मिलके भरो, तो 40,000 डिवाइड बाय 40 स्टूडेंट्स, 1,000 रुपए फीस सबको बढ़ा देते हैं। कैन वी चार्ज दिस लॉस बाय फायर टू यू? मतलब विल यू एज अ कस्टमर बी रेडी टू पे दिस? नो। सो इन दिस केस मतलब वी कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम यू, देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। ये क्लियर इतना पार्ट? थर्ड, अब ये समझो मेन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीजें ना ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मालूम एमसीक्यूज में ऐसा आता है कि मतलब कोई भी आए, समझो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन, और समझो 3 और आइटम दिए होंगे और पूछेंगे दिस डैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग। एक होगा इंटरेस्ट ऑन लोन समझो, दूसरा होगा वेजेस, तीसरा होगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फोर्थ होगा एक्साइज ड्यूटी। तो व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग? तो वो सब मालूम होना चाहिए क्या क्या नहीं रिकॉर्ड है। इज दैट क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग, आई हैव टोल्ड यू टू ब्रिंग दैट पेपर, लास्ट 2 अटेम्प्ट का, वो तुम लाए हो? मैंने बोला था कि नहीं? नेक्स्ट लेक्चर में लाओगे? सी मैंने दादर में भी कराया है, इधर मलाड में भी कराया है, सिर्फ एक तुम लोग का ब्रांच, मुलुंड में तो चलो टॉपिक पीछे है, लेकिन तुम लोग का एक ब्रांच का टॉपिक होके तुम लोग लेके नहीं आए। नेक्स्ट लेक्चर में लाओगे? एक तो होगा, सबके पास चाहिए, सो दैट आई कैन डिस्कस। मैं क्या मतलब तुम लोग खुद ही कर लोगे आंसर्स, इतना इजीली अपना हो जाएगा। ऑल देयर आर मार्जिनल कॉस्टिंग के और फर्स्ट टॉपिक का मिला के टोटल 25-26 क्वेश्चन है, वो सब हो जाएगा। तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया तो इजी हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं यार, नेक्स्ट लेक्चर में लाओगे? तुम्हारे पास है ना? तो तुम लोग उससे जेरोक्स करवा लोगे, लेक्चर के बाद ही लेके जेरोक्स करवा लेना। क्या करना है वो कि नहीं करना है? ठीक है, सो वो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेस्ट भी ले रहा हूं, मैंने एक्चुअली आज लेने वाला था, पेपर भी आ चुका है, लेकिन तुम लोग मेरे ख्याल से तुम लोग ने कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया होगा। ठीक है, नहीं किया ना? अभी कब से? ट्वेंटी सेकेंड से पेपर पढ़ा है, उसके पास ही पढ़ा है, ये रहा ना। दोनों पेपर है तुम्हारे पास? अरे कोई भी एक सेट ही चाहिए, जो भी बी हो या सी हो, कोई भी। दिसंबर का भी और जून का भी है। जून का है, दिसंबर का अरेंज कर सकते हो, नेट पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो किसी और के पास है पेपर? नहीं है? या मैं ऐसा करूंगा, तुम एक पेपर का ये है ना, एक पेपर का जेरोक्स करो, मैं इन द मीन टाइम मलाड से एक पेपर लेके आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, वो भी करवा लेना जेरोक्स, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट प्लीज गेट इट डन सो दैट उतना सब सम्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, व्हाई इंटरेस्ट ऑन लोन इज इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग, इट कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, क्यों वो भी समझो। मैं एक एग्जांपल लगाऊं, देयर आर 2 बिजनेसमैन इन द सेम बिजनेस, ए और बी। ठीक है,
या समझो, मैं इसको ऐसा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से जेट एयरवेज, सुना है, एंड सपोज लेट्स से एक XYZ एयरलाइंस स्टार्ट होने वाली है, XYZ टू बी स्टार्टेड बाय अ न्यू पर्सन, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, ये न्यू स्टार्ट होने वाली। नाउ खर्चा सबको लगता है, मतलब इसको भी फ्यूल का कॉस्ट लगेगा, इधर भी फ्यूल का कॉस्ट लगेगा, पायलट एंड क्रू सैलरी इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, सारे खर्चे दोनों में कॉमन होंगे। सो इफ आई आस्क यू मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, एक्सपेंस, ये सारे खर्चे, ऑल द अदर एक्सपेंस लाइक मटेरियल, वेजेस एक्सेट्रा, दोनों में लगेंगे। समझे, इसको, इसका भी 1 लाख रुपीस है, इसका भी 1 लाख रुपीस है, एक एग्जांपल। नाउ दोनों को समझो प्रॉफिट चाहिए 1-1 लाख रुपया, सो इनका सेल्स कितना होना चाहिए, 2 lakhs. Now this person, the promoter of this, let's say is a very rich person, उसको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद के पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर दिया। तो अगर उसने लोन नहीं लिया है तो उसको इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं। नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस, उसके पास फंड्स शॉर्टेज है तो उसने लोन लिया, लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो समझो उसने लेट्स एग्जांपल 4 लाख का लोन लिया एट 10%, तो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा? इधर नहीं लगेगा, 40,000 इसको लगेगा। नाउ टेल मी, अगर इधर भी 10 पैसेंजर्स फ्लाई होने वाले हैं, इधर भी 10 पैसेंजर्स के लिए, ये 10 पैसेंजर से 2 लाख रुपए लेगा, मतलब एक पैसेंजर का 20,000 रुपए लेगा, या चलो एक ही पैसेंजर और इजियर, एक पैसेंजर का 2 लाख रुपए लेगा। ये अगर अपने उस पैसेंजर को बोलता है कि ना मेरे को देखो, मेरा वैसे 2 लाख रुपए लेना था लेकिन मैंने लोन लिया है और उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सो आई वांट यू टू पे फॉर दिस इंटरेस्ट, सच्ची में मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, चाहिए तो बैंक में जाके पूछ सकते हो, उतना लोन में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सो आई विल चार्ज यू 2,40,000। विल द कस्टमर पे दिस? क्यों नहीं पे करेगा? उसका लग तो रहा है खर्चा, जेन्युइन खर्चा है, वो क्यों नहीं पे करेगा? से नहीं, सिंपल रीजन है, वो क्या बोलेगा, आप 2,40,000 में भेजोगे, उससे अच्छा मैं इसके पास जाके इसे 2 लाख में खरीद लूंगा। उसको फोर्स थोड़ा कर रहा है इसी से खरीदने को टिकट्स, वो तो इधर से भी सेम जगह जा रहे, डिस्टेंस सेम जगह है, ये 2 लाख में दे रहा है टिकट और ये 2,40,000 में दे रहा है, तो वो तो इससे परचेस कर लेगा कि नहीं? तो इसके पास कोई नहीं जाएगा, तो इसका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। सो इफ ही वांट्स टू सर्वाइव इन द बिजनेस, जिस प्राइस में ये बेच रहा है उसको भी इसी प्राइस में बेचना पड़ेगा, सो 2 लाख में बेचना पड़ेगा। अब तो ये जो 40,000 है, नथिंग कैन टेल मी, अगर ये कस्टमर नहीं पे करेगा तो ये तो मतलब अल्टीमेटली XYZ को तो बिजनेस करना बेवकूफी हो, उसके लिए नुकसान हो गया ना। ये शुड नॉट डू दिस बिजनेस ओनली, इज इट सो? लोन लेना उसके लिए वायबल हुआ कि अनवायबल है? स्टिल वायबल है, बिकॉज अगर वो लोन नहीं लेगा तो उसका बिजनेस चालू भी होगा क्या? तो कुछ भी नहीं कमाएगा। लोन लेके इधर 40,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 1 लाख। तो उस 1 लाख में से 40,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर देगा प्रॉफिट में से, तो उसके पास फिर भी कितना प्रॉफिट बचेगा? तो फिर भी लोन लेना वर्थ वाइल है कि नहीं? नहीं लेगा तो वो भी नहीं आएगा। और ये तो इंटरेस्ट हमेशा तो लाइफ लॉन्ग लगेगा नहीं, जिस वक्त लोन रीपे हो जाएगा उस वक्त इंटरेस्ट बंद, तब से 1 लाख रुपए आना चालू हो जाएगा। सो बताओ, ये इंटरेस्ट कस्टमर पे करेगा क्या? नहीं, क्योंकि कस्टमर बोलेगा मैं इधर से परचेस कर लूंगा टिकट। सो टेल मी, कैन दिस बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर? 2 lakhs. Can this be recovered? So it cannot be recovered. It cannot be recovered from the customer. Therefore, it is not recorded in costing. Is that clear? एक और एग्जांपल लो इसका, ये समझा तुम लोगों को? अच्छा, then one of the easiest example. बताओ बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है? हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बैड डेट्स का मीनिंग? अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। तो देखो बैड डेट्स का मीनिंग ही यही है, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, जो नहीं मिला कस्टमर से वही है ना, सो ये कॉस्टिंग में नहीं आएगा। और लास्ट है कैश डिस्काउंट। देखो ये भी क्यों नहीं आएगा? वेरी सिंपल, समझो मैंने को गुड्स बेचा,
आई हैव सोल्ड गुड्स टू यू फॉर 1 लाख रुपीज ऑन 3 months क्रेडिट. 3 months क्रेडिट का मतलब क्या होता है? 3 months क्रेडिट मतलब उधारी पे दिया, मतलब पेमेंट तुम लोग कब करोगे? मुझे 3 महीने बाद. लेकिन मैंने सामने एक ऑफर रखा कि चलो 3 महीने के बदले, 3 महीने बाद देने के बदले अगर आज के आज ही पे करते हो, अगर आज के आज पे करते हो, मैं तुमको 10% डिस्काउंट दूंगा. ठीक है, 10,000 रुपए डिस्काउंट, 1 लाख पे. सो इफ यू आर टू एक्सेप्ट दिस, मतलब तुम अगर एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि चलो ठीक है आज 10,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, एक्सेप्ट कर दिया तुमने, मुझे आज पे कर दिया, कितना पे करोगे तुम? सो आउट ऑफ दिस मेरा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मैंने 10,000 ऑफर किया, 90,000 मिल गया. सो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट विच आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम यू. तो ये रिकॉर्ड होगा. हाँ, डिड आई रिकवर दिस फ्रॉम यू? सो दिस इज अमाउंट विच आई हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. इज दिस क्लियर टू यू? ये लॉजिक समझा? ठीक है. सो टेल मी लॉस ऑन शेयर्स क्यों नहीं? Will you be ready to bear my losses on shares? No. Can I charge you? मैंने जैसे एग्जांपल दिया, can I charge you books cost? Can I charge you faculty remuneration, classroom rent, electricity, जो भी मेरा खर्चा लग रहा है फॉर क्लासेस, ये अल्टीमेटली मैं किसको चार्ज करूंगा? सारे खर्चे जो भी क्लासेस के तो स्टूडेंट्स को ही चार्ज करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्लासेस तुम्हारे भले के लिए है, बराबर ना? किसका भी भला हो, लेकिन चार्ज तुम लोग को ही करूंगा. करेक्ट? ओके. Can I charge loss of shares from you? So therefore it is not recorded in cost. Similarly, जैसे loss by shares, वैसे अगर फायर की वजह से लॉस हुआ तो फिर can I recover it from you? Why will you not pay? Because first of all it is neither, एक तो it is neither an expense to produce nor to sell. Fire is a necessary expense. Loss by fire is a necessary thing to produce the goods or to sell. Neither to produce nor to sell. And secondly, अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम रखता तो वो फायर could have been easily avoided. So if I am careless about that, why will a customer pay for my fault? So therefore I cannot recover it from you, therefore it is not recorded in costing. ये सब पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है. अब जस्ट एक और चीज मैं इसमें बताता हूं. जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स कॉस्टिंग में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो तुम लोग नहीं बेयर करोगे. सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स होता है. अगर मुझे शेयर्स में आ गया तो मैं उन लोगों का फीस रिफंड करूंगा? सिंपल है. अगर तुम लोग मेरा लॉस ऑफ शेयर्स नहीं बेयर करोगे तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स विल आई माइनस द फीस? नो. ठीक. सिमिलरली लॉ बैड डेट्स है, बैड डेट्स कॉस्टिंग में नहीं आता है, तो सिमिलरली उसका रिवर्स बैड डेट रिकवरी भी कॉस्टिंग में नहीं आएगा. लॉस ऑन शेयर्स नहीं आता तो लॉस ऑन शेयर्स का ऑपोजिट प्रॉफिट ऑन शेयर्स नहीं आएगा. बैड डेट्स नहीं आता तो उसका ऑपोजिट बैड डेट रिकवरी भी नहीं आएगा. इसका ऑपोजिट हो सकता है कि लॉस बाय फायर का प्रॉफिट बाय फायर, तो वो इसलिए वो वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं. अंडरस्टूड दिस केस? ओके. सो क्या चीज आता है ये समझो, 6 कॉस्ट्स. क्या चीज नहीं आता, इज दिस क्लियर? सो ये तुम लोगों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, ये लिखना बाकी है. सो राइट डाउन द टॉपिक नेम कॉस्ट शीट. Cost sheet. Write down this way. Amounts ignored in costing. ये पूरा लिस्ट लिख दो जो लिखा है ना.
हैव यू रिटन दिस? नो. 6 कॉस्ट्स आर रिकॉर्डेड एंड दिस आर नॉट रिकॉर्डेड. अच्छा, ये सब आइटम्स कॉस्टिंग में नहीं आता है, बट आर दिस आइटम्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स? फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हैं, उसमें ये सब तो लिखते ही है. रॉ मटेरियल वेजेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, सब डेबिट साइड लिखते हैं. और वही ट्रेडिंग पीएनएल में हम लोग डिविडेंड भी लिखते हैं, डोनेशन भी लिखते हैं, इनकम टैक्स भी लिखते हैं, ये सब लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट, ये सब लिखते हैं कि नहीं? तो फाइनेंस में आता है, बट ये सब कहां पर नहीं आता है? कॉस्टिंग में नहीं आता है. इज दैट क्लियर? नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द फॉर्मेट, एक ऐसा आइटम है, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी अमाउंट कस्टमर से रिकवर होता है वो सब कॉस्टिंग में आता है कि नहीं आता है? जो रिकवर होता है वो आता है, जो रिकवर नहीं होता है वो. अब एक ऐसा अमाउंट होता है जो इमेजिनरी फिगर है. इमेजिनरी मतलब ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर से रिकवर होता है, और अगर कस्टमर से रिकवर होता है तो कॉस्टिंग में आएगा. इमेजिनरी फिगर. अब जैसे मैंने अभी क्लासेस का एग्जांपल लिया था, बुक्स का कॉस्ट हम लोग का एक्चुअल खर्चा होता है. यस, तो वी कैन चार्ज इट टू यू. फैकल्टी को वी हैव टू पे एक्चुअल अमाउंट, सो वी चार्ज इट टू यू. बट एक ऐसा अमाउंट होता है, नॉट ओनली दिस, मतलब कोई भी बिजनेस में अगर वो नहीं भी लगा है तो भी कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं और कस्टमर पे करने को तैयार होगा. मैं एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर पेन. ठीक है, थाउजेंड यूनिट्स बना रहे लोग, 1000 पेन. रॉ मटेरियल कॉस्ट है 10,000, लेबर कॉस्ट मतलब वेजेस 20,000. ठीक है, पावर 5,000, फैक्ट्री का रेंट से 20,000, ऑफिस एक्सपेंस 5,000. अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 30, 35 और 25, 60,000. करेक्ट. प्रॉफिट 10,000. तो सेल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स 70,000. सो 1000 पेन का 70,000 रुपीज. एक पेन का कितना हो गया? 70 रुपीज. टेल मी, अगर इफ यू वांट टू बाय दिस पेन, कंपनी कैन इट चार्ज द मटेरियल का कॉस्ट रिकवर हो सकता है? इस पेन को बनाने के लिए जो वर्कर को वेजेस दिया वो रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए बनाने के लिए फैक्ट्री में पावर लगा वो रिकवर कर सकते हैं. जिस जगह पे बनाया उसका रेंट, ऑफिस का खर्चा, ये सब रिकवर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इट विल रिकवर व्हाट? प्रॉफिट. सो ये सब रिकवर हो सकता है कि नहीं? सो पूरा 70,000 रिकवर है, इसलिए यू विल बी रेडी टू पे 70 रुपीज पर पेन. ठीक है, ये जो जगह है, ये द फैक्ट्री प्लेस इज नॉट ओन्ड बाय हिम, सो ही हैज टेकन इट ऑन रेंट. ही हैज टू लैंडलॉर्ड, और वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है. विल कस्टमर बी रेडी टू पे? यस. नाउ थिंक एंड टेल मी, एक ऐसा ही पर्सन सेम यही पेन बना रहा है, 1000 यूनिट्स, यही कॉस्ट लग रहा है. रॉ मटेरियल 10,000, लेबर उसका, सी मटेरियल तो इसको भी लगेगा. ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, लेबर इसको भी लगेगा, पावर इधर भी लगेगा, रेंट इसको नहीं लग रहा है क्योंकि जो जिस जगह पे वो बना रहा है ना, वो जगह उसकी ओन्ड है, खुद की जगह है. But if the factory, the place is owned by him, so does he needs to pay any rent? So factory rent नहीं लग रहा है. ऑफिस एक्सपेंस तो इसको भी लगेगा. अगर फैक्ट्री रेंट नहीं लग रहा है, what is the cost now? 35 और 5, 40,000. प्रॉफिट 10,000. तो वो 50,000 में ये पेन बेचेगा, मतलब एक पेन 50 रुपए में बेचेगा ना.
Tell me, if you would have been in this position, you would have been in this position, you would sell it for 50 rupees. Competitor is selling for 70 rupees, you will sell it for 50. Correct? ये रेंट नहीं लग रहा है, तुम कस्टमर को चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करोगे? पहले तो कर, हाउ मेनी ऑफ यू से, नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू से के करना करेंगे चार्ज 20,000? से नहीं, आंसर रॉन्ग जाएगा, जाने तो मैं तुम लोग को समझा दूंगा, लेकिन तुम लोग पहले ट्राई तो करो. खाली इतना बोलना है, ये विल चार्ज इट दिस टू द कस्टमर और नॉट? क्यों करना चाहिए अगर कोई बोल रहा था? सिंपल लॉजिक सोचो, ये जगह का रेंट कितना होता है? 20,000 जितना रेंट होता है. अब मैं ये छोड़ दूं, नहीं चार्ज करता हूं, मैं कितना कमाऊंगा? बिजनेस करके, मेहनत करके 10,000 कमाऊंगा. और ऐसे अच्छा अगर मैं बिजनेस करूं ही नहीं, ये जो जगह मेरे पास पड़ी है मैं किसी और को रेंट पे दे दूं, तो उससे सामने वाले से 20,000 रुपए रेंट इनकम कमा सकता हूं. तो फिर तो बिजनेस करना बेवकूफी, बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये जगह खाली जगह है, मैं किसी और को दूं तो 20,000 रुपए आ रहा है, और अगर मैं उसको नहीं दूं और इधर बिजनेस करूं तो 10,000 रुपए आ रहा है. तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. तो बिजनेस कब करना चाहिए बताओ? माई प्रॉफिट शुड बी लेस देन 20,000 की मोर देन 20,000? अगर मुझे 10,000 बिजनेस से कमाना है, तो जो मैंने वो 20,000 रुपए छोड़ रहा हूं मैं, दैट रेंट इनकम विच आई एम लूजिंग आउट, वो भी मुझे रिकवर करना चाहिए कि नहीं? सो 20,000 तो वो रिकवर करना ही चाहिए, प्लस 10,000 प्रॉफिट, मतलब मुझे टोटल 30,000 रुपए आना चाहिए. सो आई शुड चार्ज दिस रेंट टू द कस्टमर. यस. तो ये कितना हो जाएगा? 60. 60 प्लस 10 70. अब अगर मैं समझो लॉजिक, मैं अपने कस्टमर को बोलता हूं कि ये जगह मेरी है, इसका मैं रेंट पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को चार्ज कर रहा हूं. विल यू बी रेडी टू पे? यस. क्योंकि अगर तुम लोग ये पेन मेरे यहां से नहीं खरीदोगे तो दूसरे के पास जाओगे, तो दूसरा भी तो 70,000 में दे रहा है, तो मैं भी तो 70 में दे रहा हूं. सो वो कौन सा कम दे रहा है? अगर मेरे से नहीं खरीदोगे, उसके पास जाओगे, वो भी वही प्राइस में दे रहा है. आई एम ऑल्सो सेलिंग एट द सेम प्राइस, तो विल यू बी रेडी टू पे 70 रुपीज हियर ऑल्सो और नॉट? यस. उधर तुम लोग क्या दे रहे हो? एक्चुअल रेंट भर के देना पड़ेगा, यहां पे इमेजिनरी रेंट करके देना पड़ेगा, और देना तो पड़ेगा कि नहीं? ये सामने वाला पे कर रहा है, ये पे नहीं कर रहा है, बट लूज कर रहा है रेंट. कैसे लूज कर रहा है? अगर इधर बिजनेस करूंगा तो मैं किसी और को जगह रेंट पे नहीं दे सकता हूं. सो दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग रेंट आई एम लूजिंग. सो दैट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको बोलते हैं एक और नाम से नोशनल कॉस्ट. नोशनल मतलब इमेजिनरी. यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यहां पर भी विल द कस्टमर बी रेडी टू पे फॉर दिस और नॉट? यस. सो एम आई पेइंग दिस? So it is an imaginary amount. Can it be recovered from the customer? And therefore it is recorded in cost. Logic समझा? तो ये भी लिखो, opportunity cost, एक लाइन छोड़ के, opportunity cost oblique दूसरा नाम है notional cost. Oblique implicit cost. So write down, underline this and write down. It means all the imaginary amounts for which no payment is made, for which no payment is made, but still it can be recovered from the customers. Can be recovered from the customers. Hence,
इट इज रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग। इसका भी बेस्ट एग्जांपल क्या लिया? नोशनल रेंट। तो एग्जांपल नोशनल रेंट। नाउ एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, खाली आज का आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा और ये तुम लोग को और जल्दी समझेगा।